में जरा ये समझा दें कि थोड़ा सा हमें बता दें कि ये होमवर्क कैसे होगा, इसके हवाले से गाइड कर दें। तो यहाँ लिखा हुआ है जो ओन, ये है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 करवा रहा हूँ मैं आपको। जो owns a business which produces wooden furniture. He employs 20 workers in the production department and 3 workers in the office. Joe pays all his worker wages, which are calculated by time rate. But he is thinking of changing to piece rate. He has a high labor turnover from the factory as his worker are not well motivated. ठीक है, हमारे पास जो अब जो पेपर का पैटर्न है, अभी जो रिसेंट जो पेपर पैटर्न है, उसमें ए से लेके डी तक जब भी आपने आंसर देना होगा, केस स्टडी को पढ़ना जरूरी है, सिनेरियो को पढ़ना जरूरी है, सिनेरियो में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना जरूरी है। लाइक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्नीचर बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 20 वर्कर्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 3 वर्कर्स हैं ऑफिस डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद ये कि जो क्या करता है, सारे के सारे वर्कर को टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करता है। और आगे कह रहा है बट ही इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग टू पीस रेट, वो सोच रहा है कि मैं इसको पीस रेट में क्या कर दूं, चेंज कर दूं। He has a high labor turnover from the factory as his worker are not very well motivated. इसके वर्कर जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, और मोटिवेटेड न होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हाई लेबर टर्नओवर से मुराद ये अमर के क्या नाम है, वर्कर्स छोड़ के बहुत जा रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर आर लीविंग ईच ईयर मोर, ज्यादा वर्कर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। अब इसका ए बी सी ये आप लोगों को आता होगा, हम जरा डी पार्ट पे आ जाते हैं। बच्चों ने कहा सर डी पार्ट समझा रहे हैं। डी पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन 2 वेज जो कैन इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉयज। कोई भी 2 तरीके बताएं, कोई भी 2 तरीके बताएं जिससे वो अपने वर्कर की, अपने एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन को अच्छा कर सके। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं जरा एक चीज आपको दिखा दूं, कि आपको एक बार पेपर पैटर्न दिखा दूं, पेपर में क्या होता है। ये देखिए, ये आपके सामने एक पेपर है। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको सिनेरियो इसी तरह दिया होगा, और आंसर के बाद लाइनें दी होंगी। आंसर के बाद क्या होगा, लाइनें दी होंगी। देखिए, ये ए पार्ट के बाद लाइंस दी हुई हैं, बी पार्ट के बाद लाइंस दी हुई हैं, सी पार्ट के बाद लाइंस दी हुई हैं। अब ये डी पार्ट है, हम डी पार्ट कर रहे हैं कि भाई 2 तरीके बताएं जिससे वर्कर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब डी पार्ट कैसे करते हैं, डी पार्ट में एग्जामिनर क्या करता है, पॉइंट बताने के लिए वो 2 लाइन दे देता है, और यहाँ लिख देगा वे वन। दूसरा पॉइंट बताने के लिए 2 लाइन। पॉइंट से मुराद क्या है, जैसे आपने कहा कि भाई वर्कर को सेटिस्फाई करना है, तो वर्कर को सेटिस्फाई करने के लिए वो जॉब एनरिचमेंट कर लें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। वर्कर को सेटिस्फाई करना है, वर्कर को सेटिस्फाई करना है, वर्कर को सेटिस्फाई करना, मोटिवेट करना, ये एक ही चीज है। वर्कर को, एक मिनट यार, मैं एक कॉल रिसीव करूं, मैं रिकॉर्डिंग है रखता हूँ। देखें, पेपर में ये बात याद रखिएगा, देखिए मेन चीज है पेपर को अटेम्प्ट करना। हमें कम लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो डी पार्ट का तरीका क्या होता है, डी पार्ट के लिए वो आपको पॉइंट्स के लिए 2 लाइनें देगा, दूसरे पॉइंट के लिए 2 लाइनें देगा। सर जब पॉइंट एक लाइन में आ सकता है, लाइक जॉब एनरिचमेंट जब एक लाइन में आ सकता है, व्हाई ही इज गिविंग 2 पॉइंट, खाली नॉलेज के 2 पॉइंट्स क्यों दे रहा है। समटाइम बच्चे स्टेटमेंट भी लिखते हैं, लाइक बच्चे यू भी लिख सकते हैं कि हर हर प्रोडक्शन वर्कर कैन बी सेटिस्फाइड बाय थ्रू जॉब एनरिचमेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं बजाय वन वर्ड के। वर्कर्स कैन बी मोटिवेटेड या वर्कर्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू जॉब एनरिचमेंट, और फिर उसको आगे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए वो 2 लाइन देता है। समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं, वन वर्ड में बात सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और कुछ लोग पूरा पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो आंसर देने का तरीका क्या है, मेरे आंसर भी आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट बताना है। तो एक अच्छा बच्चा क्या करता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रफ वर्किंग करते हैं, साइड पे पेंसिल से लिख देते हैं। लाइक मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमें वर्कर को सेटिस्फाई करना है, हमें वर्कर को सेटिस्फाई करना है। ये बताएं वर्कर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमारे वो वर्कर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे वो वर्कर जो हैं वो जो बेचारे उसके अंदर काम करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। मुस्तफा ने कहा सर जॉब रोटेशन करें, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन हो गया, ठीक है। प्रमोशन के अलावा और क्या तरीका हो सकता है, बेटर वर्किंग कंडीशन हो सकता है, शाबाश। अच्छा जी, बोनसेस हो सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट हो सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट हो सकते हैं। ये आपने सारे तरीके लिख दिए। अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, इसे जरा सुन लें। जब भी आप पेपर में सवाल अटेम्प्ट करें, घर में सवाल अटेम्प्ट करें, हमेशा कोशिश किया करें साइड पे वर्किंग कर लें। डी पार्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका तरीका सुन लें। डी पार्ट में पहले आपने पॉइंट लिखना है। आपने लिखा जॉब एनरिचमेंट,
फिर आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, पेपर में जब किसी वे का सवाल आ जाए तो फिर एक तरीका तो ये होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करो, और एक और तरीका होता है जब भी किसी वे को हम बताएं, उस वे का एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, आप ये भी दे सकते हैं। बट ये हर जगह नहीं लगता। अगर आपसे सवाल आ जाए कि भाई क्या नाम है, कोई 2 तरीके बताएं वर्कर को मोटिवेट करने के, आपने पीस रेट बताया, टाइम रेट बताया, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर हम दोनों साइड बता सकते हैं, क्योंकि टाइम रेट का एडवांटेज भी आपको आता है, टाइम रेट का डिसएडवांटेज भी आपको आता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम कुछ वेज़ या मेथड जब बता रहे होते हैं, हमारे पास उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं होते। एडवांटेज, डिसएडवांटेज कहाँ देने चाहिए? दोबारा सुन लें, जब सवाल में वो मेथड्स पूछे डी पार्ट के अंदर, जब सवाल में वो आपसे वेज़ माँगे, ठीक है? जब सवाल में आपसे वो बोले कि कम्युनिकेशन के मेथड्स बताओ, कम्युनिकेशन करने के वेज़ बताओ, मोटिवेट करने के मेथड बताओ, वेज़ बताओ, तो उसमें आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं। आपको 2 मार्क्स मिल जाएँगे उसके। लेकिन अगर किसी पॉइंट के आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं आ रहे, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको ज़रा समझना है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली चीज़ होती है, हम जब उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक जॉब एनरिचमेंट है क्या? आपने पहले ये बताना है कि जो बिज़नेस है, जिस बंदे का जिसका नाम जो है, जो क्या करे, वो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर दे इनटू द वर्क ऑफ फर्नीचर वर्कर्स। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर दे। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? कस्टमर से बैठ के डिज़ाइन नोट डाउन करें, ठीक? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुपरविज़न भी करें, वर्कर की सुपरविज़न भी करें। सुपरविज़न से क्या हो जाएगा? उनका स्टेटस हाई हो जाएगा। तो जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताना होगा जॉब एनरिचमेंट है क्या? लाइक जॉब एनरिचमेंट मीन्स by adding responsibilities as well as increase in status, ठीक है? और हम दिस मीन्स जो कैन जो कैन जो कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ स्टेटस ऑफ फर्नीचर वर्कर बाय मेकिंग देम सुपरवाइजर, उनको सुपरवाइजर बना दे, उनको पूरा का पूरा टास्क हैंड ओवर कर दे। अब इससे वो सेटिस्फाई क्या हो कैसे होगा? इससे वो सेटिस्फाई कैसे होगा? इससे उसकी सेल्फ एस्टीम नीड पूरी होगी। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम नीड सेटिस्फाई होगी, एंड अल्टीमेटली वो ज्यादा प्रोडक्टिव होके क्या करेगा? काम करेगा। तो हमें फर्दर इम्पैक्ट आगे बताना होता है। मेरी बात समझ में आ रही? जॉब एनरिचमेंट बताया। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है? हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं। आपने इसमें एप्लीकेशन भी कर दी कि हम फर्नीचर वाले वर्कर को क्या कर दें? सुपरविजन दे दें। इससे क्या होगा? उनकी एस्टीम नीड पूरी होगी और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे, ज्यादा मोटिवेट होके या कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। ये उसका फाइनल इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल डी पार्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं? पहले नॉलेज देनी होती है, पॉइंट देना होता है। अब्दुल्ला बेटा, जीओपी ये किसी और पेपर का सवाल है। ये मैं आपको सामने एक सैंपल रखा है मैंने, कि पेपर में लाइनें दी हुई होती हैं। हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट डी डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको असल सवाल दिखा दूं, मैं आपको असल सवाल दिखा देता हूँ। कहाँ चला गया? ये रहा। हम ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को मैंने एक सैंपल के तौर पे कि पेपर में कैसे होता है सवाल, पेपर में वे 1 लिखा होता है, फिर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक? इसी तरीके से आपने प्रमोशन की बात की। प्रमोशन में क्या होता है? उसके स्टेटस में इज़ाफ़ा होता है। प्रमोशन में क्या होता है? उसकी पे में इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? पे में इज़ाफ़ा होगा तो कौन-सी नीड पूरी होगी? स्टेटस में इज़ाफ़ा होगा तो कौन-सी नीड पूरी होगी? उसकी फिज़ियोलॉजिकल नीड भी पूरी होगी, ठीक है ना? उसकी एस्टीम नीड भी पूरी होगी, ठीक है? और इससे क्या होगा? वर्कर ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है? इस तरीके से आपने आंसर देना होता है डी पार्ट का। डी पार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसने बोला है एक्सप्लेन 2 वेज़ जो कैन इम्प्रूव द जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉइज़। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एप्लीकेशन। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिख देते हैं, प्रमोशन लिख देते हैं, नीचे बताते हैं प्रमोशन मीन्स इंक्रीजिंग द स्टेटस ऑफ द जॉब, ठीक है ना? एज़ वर्कर हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, so they become experienced with the passage of time, so giving them superior authority will make them more satisfied as their esteem need will be fulfilled and they will become more committed to the job. अब इसके अंदर आपने कोई फर्नीचर की बात नहीं की, इसने इसके अंदर आपने कोई प्रोडक्शन वर्कर की बात नहीं की, इसमें आपने कोई ऑफिस वर्कर की बात नहीं की, इसमें आपने कोई वुडन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की, तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डी पार्ट के अंदर जब भी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, रेफरेंस केस स्टडी से देना ज़रूरी है। ये आपके सामने केस स्टडी है। इसमें लेबर टर्नओवर हमारा कम हो रहा है, इसमें हमारे पास वुडन फर्नीचर है, 20 वर्कर्स प्रोडक्शन में काम करते हैं, 3 वर्कर ऑफिस में काम करते हैं। ये रेफरेंसेस और टाइम पीरियड हम पे करते हैं उनको, ये हमें देना यहाँ ज़रूरी है। मतलब ऐसी फे यार। जी, सॉरी बेटा, सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग देखूँ, रुक तो नहीं गई?
यही मसाइल होते हैं। ओके अच्छा बेटा, तो मैं ये कह रहा था जब हम एप्लीकेशन करते हैं, जब हम रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, तो आपने रेफरेंसेस में इस बात का ख्याल करना है कि रेफरेंसेस खाली ऐसे नहीं देने, कोशिश करने हैं रेफरेंसेस को केस स्टडी से लिंक करना है। यहां तक बातें क्लियर है सबको? आंसर यस को सर। केस के साथ लिंक करना है जी, शाबाश बेटा जी, यहां तक बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर एक बच्चे ने कहा सर ये वाला भी समझा दें, ई पार्ट भी जरा समझा दें। Do you think a wage calculated by piece rate is a suitable method of payment for all जो employees? Justify your answer. Uh, अच्छा, अब ई पार्ट चेंज हो गया है। अब जो हमारा पेपर है ना, उसमें ई पार्ट का सिस्टम चेंज हो गया है। क्या चेंजेस हैं मैं आपको पहले बता दूं। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है डू यू थिंक अ वेज कैलकुलेटेड बाय पीस रेट इज अ सुटेबल मेथड ऑफ पेमेंट फॉर ऑल जो एम्प्लॉयज। इसमें इसने ऊपर की केस स्टडी से सवाल को लिंक किया है। अब ऐसा नहीं होता। अब पता है किस सवाल देगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं आज के हिसाब से जो अब पैटर्न बना है आप फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, वो ये है कि do you think a wage calculated by piece rate is a suitable method of payment for all manufacturing business? For all manufacturing business मतलब वो जो बिजनेस की जगह पे, जो एम्प्लॉयज की जगह पर वो क्या कर देगा, वो बोल देगा फॉर ऑल प्रोडक्शन एम्प्लॉयज, फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब फिर आप अपनी तरफ से आप एग्जांपल दे सकते हैं। आपके सामने फिर सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गए, मतलब जो वुड बनाती है, जो कार बनाती है, जो है क्या नाम है, लैपटॉप बनाती है, जो वॉच बनाती है, आप उसके फिर रेफरेंस दे सकते हैं। तो सर उसमें रेफरेंस कहाँ से लाएंगे, उसमें फिर आप अपना रियल वर्ल्ड का, जैसे आईकिया एक बहुत बड़ा बिजनेस है फर्नीचर का, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। टोयोटा बड़ी एग्जांपल है, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन तरीका वही है, तरीका उसका भी यही है, इसका भी यही है। तरीका क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीस रेट के फेवर में, फिर हम बात करेंगे पीस रेट के अगेंस्ट में। सर पीस रेट के फेवर में हम क्या बात कर सकते हैं, एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है अगर पीस रेट सिस्टम लेकर आ जाए। मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं माइक को हटा देता हूं। हाँ जी, अब आप वॉइस में बात कर सकते हैं। अब आप मुझे वॉइस में भी बता सकते हैं। देखिए आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ही बोलता रहूंगा तो फायदे नहीं होंगे, आपकी पार्टिसिपेशन भी मुझे चाहिए। आप लोग मुझे वॉइस के अंदर बता सकते हैं। सर पीस रेट में आउटपुट ज्यादा आता है। बेटा सवाल है एम्प्लॉइज के हवाले से। हाँ आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, कह सकते हैं, कह सकते हैं। सवाल जनरल है जी, जी कह सकते हैं। आउटपुट ज्यादा होगा और क्या फायदा होगा, वर्कर को क्या फायदा होगा? सर वो सर वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा अगर वो पीस रेट के हिसाब से काम करेगा। ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी वेज रेट अच्छी होगी, वो मोटिवेटेड ज्यादा होगा, वो कमिटेड ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी। और अब ये सवाल तो केस स्टडी के लिहाज से है। एक और बड़ा फायदा लेबर टर्नओवर, अगर आप देखें लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लोग टाइम रेट देते हैं। ठीक है, तो पीस रेट तो अच्छा तरीका क्या है, आप रफ में पॉइंट लिखते हैं। पीस रेट का फायदा क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। पीस रेट का फायदा क्या है, वर्कर मोटिवेट ज्यादा होंगे। पीस रेट का फायदा क्या है, आउट प्रोडक्शन ज्यादा, वो पॉइंट आ गया। लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट होगा। आप कोई भी एक पॉइंट दे दें, कोई भी एक पॉइंट दे दें, और उसको एक्सप्लेन करते हुए आपने ये करना है। अगर जैसे आपने लिखा कि पीस रेट, बाय हैविंग पीस रेट देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट हो गया। इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, व्हेन देयर विल बी मोर आउटपुट, व्हेन देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट्स या वुडन फर्नीचर, इसका आगे बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, बिजनेस विल बिकम कंपेटिटिव। ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, उनकी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है। ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, बिजनेस विल बी एबल टू सेल मोर या टू अर्न मोर रेवेन्यू इन फ्यूचर। ठीक है ना, ये फायदा हो सकता है। तो आपने इसका इम्पैक्ट बताना, इसको कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस कभी कभार आप एमएस पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होता है एनालिसिस के 2 मार्क्स हैं। एनालिसिस मींस कॉन्सिक्वेंसेस, एनालिसिस मींस रीजनिंग आफ्टर इफेक्ट। अच्छा जी, अब ये बताएं पीस रेट का, चलो फेवरेबल पॉइंट हो गया। और कुछ लोग अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वैसे देने की जरूरत नहीं है, वो पीस रेट की एक लाइन की डेफिनेशन भी दे देते हैं। वैसे देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो एक लाइन की पीस रेट की डेफिनेशन देने, बड़ी नहीं, जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक लाइन की डेफिनेशन दे दें ताकि हमारा ग्राउंड सेट हो जाए। मुस्तफा ने लिखा है सर ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन में होता है। ये मैं आ रहा हूँ इसके बाद, पहले ये समझा दो फिर मैं आ रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात, अब आते हैं इसके अगेंस्ट में।
अब आपने पीस रेट के अगेंस्ट में बात करनी है, क्वेश्चन को सामने रख के। अगर हम पीस रेट फॉलो करेंगे तो पीस रेट का एक डिसएडवांटेज है, मशहूर डिसएडवांटेज है, वर्कर सर विल, क्वालिटी पे नहीं मतलब करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्वालिटी पे वर्क। वर्कर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करेगा, ही विल फोकस मोर ऑन क्वांटिटी, he will produce more furniture in a shorter time, that, और उसमें क्या होगा, फॉल्ट होंगे, he will not focus on quality, जिससे क्या होगा, डिफेक्टिव फर्नीचर पैदा होंगे। अच्छा, अब आपने ये लिखा कि वर्कर क्वांटिटी पे तवज्जो देगा, वर्कर जो है, आपने ये लिखा कि वर्कर विल फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ मोर फर्नीचर इन अ शॉर्टर टाइम, इससे डिफेक्टिव, कुछ आइटम डिफेक्टिव होंगे, कुछ फर्नीचर डिफेक्टिव होगा, इससे क्या होगा, माय क्वेश्चन इज, देखें, आपको नॉलेज का मार्क्स एग्जामिनर दे देगा कि भाई ये डिसएडवांटेज तो है, अब इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या है, व्हेन देयर विल बी सम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, व्हेन देयर विल बी सम डिफेक्टिव फर्नीचर, इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या है, इसको कहते हैं सर एनालिसिस। एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी और सर सेल्स कम हो जाएंगी। जी जी, मुस्तफा बेटा आप बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है, रेपुटेशन। सर सेल्स कम हो जाएगी। अच्छा जी, गाइस एक छोटी सी बात मैं बता दूं, देखें, हम जो भी आफ्टर इफेक्ट बताते हैं, जैसे आप में से किसी बच्चे ने कहा रेपुटेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किसी बच्चे ने कहा एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एग्जामिनर कहता है इसको लिंक करके बताओ, जैसे अगर हमारा वर्कर जो है क्वांटिटी पे फोकस करेगा, नॉट ऑन द क्वालिटी, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि रेपुटेशन डिक्रीज हो जाएगी, हम इसको बनाएंगे, दिस मीन्स दैट देयर विल बी अ चांस, या देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ सम डिफेक्टिव आइटम, and ultimately this might increase the complaint of customers, इससे कस्टमर की कंप्लेंट बढ़ेगी, एंड इससे क्या होगा, रेपुटेशन डिक्रीज होगी। अच्छा, आपको इतना ज्यादा नहीं बताना, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है वक्त के साथ साथ, तो जब भी आप फेवर में कोई पॉइंट दें उसका इम्पैक्ट बताएं, नेगेटिव में कोई पॉइंट दें, अगेंस्ट में कोई पॉइंट दें, उसका इम्पैक्ट भी बताएं कि उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, ये जरूरी है। हम पॉइंट देते हैं, हम 4-5 पॉइंट देकर आते हैं, फेंक कर आते हैं, ऐसे नहीं करना, पॉइंट का इम्पैक्ट, हर पॉइंट का इम्पैक्ट, आप कभी एमएस उठाए ना, कभी भी एमएस उठाए, उसने बहुत सारे पॉइंट दिए होंगे, लेकिन हर पॉइंट का इम्पैक्ट भी बताया होगा, और उसको अप्लाई भी किया होगा केस स्टडी पे। सर स्टेटस कम होगा, सेल्स कम होंगी, कौन से व्हाट्सएप स्टेटस, कौन सा स्टेटस यार, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, अब बिजनेस का एक अपना स्टेटस होता है, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सर इसके, उसके ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, जो सवाल आता है वो जनरल होता है, तो उसमें कंक्लूजन हमें डिपेंडेंट बनाना होता है, हमें सोचना होता है, हमें अपनी तरफ से चीजें बनानी होती है, लेकिन यहाँ जो कंक्लूजन देना है, इस पे ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें जो कंक्लूजन देना है, आपने कुछ की पॉइंट केस स्टडी से निकालना है, ठीक है, पहले ये समझा देता हूँ, फिर आज के सवालों की तरफ आता हूँ। अब इसमें केस स्टडी में से की पॉइंट क्या है, वो टाइम रेट दे रहा है, और टाइम रेट देने की वजह से उसका लेबर टर्नओवर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और कोई चीज नजर नहीं आ रही इसके अंदर। एक फर्नीचर कंपनी है, वर्कर भी 20 के करीब है, इतने ज्यादा वर्कर भी नहीं है, जाहिर है कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होगी, वर्कर 20 हैं तो सुपरविजन भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी वर्कर छोड़ के जा रहे हैं फैक्ट्री से, और वो ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन ज्यादा नहीं है, तो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या, कुछ बताया नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बताइए, टाइम रेट। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और टाइम रेट की वजह से कभी मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाता होगा, टाइम रेट की वजह से वो जितनी भी एफर्ट्स करें, जितना भी अच्छा काम करें, पैसे उनको वही मिलते होंगे, बैड एंड गुड वर्कर का फर्क ही नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इसका कंक्लूजन हम कैसे देंगे, हम बोलेंगे एज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मोर ओवर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टाइम रेट, which might be a main factor of worker demotivation. So by changes to piece rate, yeah, by converting time rate to piece rate, this might increase the motivation level of the workers. So this would be the best method in this business, and they can overcome। अब एक मसला आ रहा है, क्वालिटी का मसला आ रहा है, क्वालिटी का मसला आ रहा है, तो हम हमें लगता है अगर हमारे डिसीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करेंगे। हमने ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट बताया कि क्वालिटी का मसला आएगा, तो कंक्लूजन में उसको ओवरकम करेंगे, तो जो कैन ओवरकम द क्वालिटी प्रॉब्लम थ्रू इंट्रोड्यूसिंग अ सुपरवाइजर, या थ्रू ब्रिंगिंग अ सुपरवाइजर, या थ्रू मैनेजिंग सम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास एक चैप्टर है, उसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, उसमें तरीके बताए गए हैं कि हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारी कोई प्रोडक्शन में मसला हो रहा है, हमारे कोई आउटपुट में मसला हो रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस चैप्टर में डिटेल में बताया गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पीस रेट अच्छा होता है, सर्विस बिजनेस में ज्यादातर फिर टाइम रेट लगता है।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ऊपर से इनका लेबर टर्नओवर ज्यादा है, और पहले ये टाइम रेट रख के बैठे थे, हो सकता है वही मैन्युफैक्चर हो, तो पीस रेट ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी क्वालिटी को ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं, दे शुड ब्रिंग सुपरवाइजर, या दे शुड इंक्रीज द लेवल ऑफ सुपरविजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि दे शुड इंट्रोड्यूस सम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब वो हम आगे पढ़ेंगे, जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल में एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक होता है PQM, फिर उसका जिक्र भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इस केस स्टडी के हिसाब से, पर पेपर में तो जनरल सवाल होगा। पेपर में सवाल होगा, पीस रेट इज अ सुटेबल मेथड ऑफ पेमेंट फॉर ऑल बिजनेसेस, फॉर ऑल बिजनेस, ऐसा सवाल दे देगा वो, उसको कैसे टाइम करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, जिस तरह हमने पॉजिटिव बात की ना वैसी ही बात करेंगे। पॉजिटिव फायदा क्या है, पीस रेट से आउटपुट ज्यादा होगा, फला ज्यादा होगा, वर्कर ज्यादा कमिटेड होकर काम करेगा, मोटिवेटेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि भाई क्वालिटी पे फोकस नहीं करेगा, क्वांटिटी फोकस करेगा। कंक्लूजन में अपनी तरफ से हम बनाएंगे, कंक्लूजन में बोलेंगे इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। इफ अ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, such as making furniture, such as making car, and mostly workers are production workers, जो प्रोडक्शन वर्कर होते हैं ना उनका ताल्लुक होता है इसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। ठीक है ना, सो फॉर देम piece rate would be more suitable, piece rate would be more suitable। And if the business is service oriented, or there are some office workers, ऑफिस वर्कर उसको कहते हैं जो एडमिन में बैठा होता है, जो अकाउंटेंट होता है। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये कोई डायरेक्ट कोई चीज नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते, तो इनके लिए फिर क्या सिस्टम अच्छा होगा, इनके लिए फिर टाइम रेट सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से उसने बोला है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज की तो किस्में होती हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके लिए फिर पीस रेट टाइम रेट नहीं चलता, उनको फिर सैलरीज दी जाती हैं, उनके लिए फिर सैलरी वाला सिस्टम अच्छा होता है, ये तो फिर वेज के अंदर आ जाता है। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि पीस रेट इज अ सुटेबल मेथड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, तो आपके जहन में टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आने चाहिए कंक्लूजन देते हुए। टाइप ऑफ एम्प्लॉइज से मुराद वो एम्प्लॉइज जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, वो एम्प्लॉइज जो इंश्योरेंस में काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो एम्प्लॉइज जो लीडिंग पोजीशन पे काम करते हैं, क्या सबके लिए पीस रेट अच्छा होगा? नो सर, हम डिपेंडेंट करके डिसीजन बनाएंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? सर आप जैसे ई पार्ट आता है, जैसे आपने कहा 2020 ऑनवर्ड से, तो उस हिसाब से हम ई पार्ट में एप्लीकेशन नहीं देंगे और क्वेश्चन से उसमें बेटा एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने का तरीका ये होता है कि अगर उसने लिखा है, अक्सर एक सवाल पूछे, मैं आपको आंसर दे दूं कि एप्लीकेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उसमें एप्लीकेशन देंगे। उसमें एप्लीकेशन कैसे देनी है समझ लें। वो सवाल देगा, डू यू थिंक अ वेज कैलकुलेटेड बाय पीस रेट इज अ सुटेबल मेथड ऑफ पेमेंट फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज। वो निशाना बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को या मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज को। तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को निशाना बनाएं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, सर्विस नहीं होती, प्रोडक्शन होती है, तो आपने प्रोडक्शन का वर्ड बोला। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, आपने उसकी बात कर दी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आप टोयोटा की एग्जांपल दे सकते हैं, आईकिया की एग्जांपल दे सकते हैं। तो कोई भी ऐसा रेफरेंस जिस, यानी वो कहता है एप्लीकेशन डजंट मींस कि आप सवाल के अंदर रेफरेंस दें। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सामने रखकर बात की, जैसे आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर वर्कर के लिए पीस रेट सुटेबल होगा, क्योंकि हम उनकी पे को आउटपुट के साथ लिंक कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इसको भी वो एप्लीकेशन में कंसिडर करता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सामने रखकर आंसर दिया। तो समटाइम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो पेपर में सवाल देता है, व्हाई डू बिजनेस फेल इन फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेडिंग, पहले साल में बिजनेस क्यों फेल होता है। तो अगर आपने खाली ये लिखा कि एज इन द फर्स्ट ईयर, एज इन द अर्लियर ईयर, बिजनेस हैज लेक ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिजनेस के पास स्टार्टअप कैपिटल तो होता है, लगाने वाला पैसा तो होता है, बाद के लिए जो पैसे देने होते हैं, रेंट पे करना होता है, सैलरीज पे करनी होती है, उसके लिए पैसे नहीं होते। तो ये बात सच है कि जितने भी बिजनेस शुरू में स्टार्ट होते हैं, उनके पास स्टार्टअप कैपिटल तो होता है, लगाने के लिए तो पैसा होता है, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो पैसा कस्टमर से आता है। तो कस्टमर होते नहीं है उनके पास, कस्टमर बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई उनके पास एक लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। तो समटाइम सवाल को सामने रखकर, सवाल के मेन पॉइंट को सामने रखकर जब हम आंसर देते हैं, ये भी एप्लीकेशन में काउंट होता है। तो वहां जब सवाल आएगा ना, जो पेपर में सवाल आएगा, उसमें एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कंक्लूजन के अंदर आप कर सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर सवाल को पढ़ के उसके हिसाब से फिर आंसर दें।
उसने ऑल एम्प्लॉइज बोला है तो वहां डिपेंडेंट करके आंसर दे दें। और दूसरा, सवाल को सामने रखकर, जो उसने सवाल पूछा है उसको सामने रखकर आंसर देंगे तो आपका ये भी एप्लीकेशन में कहलाएगा। उस पर बेटा मैं आऊंगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो रिसेंट सवाल है वो करा दूंगा, जो ई पार्ट है रिसेंट वाले वो भी करा दूंगा, मैं आपको रिसेंट प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं, वो मैं करवा दूंगा। यहाँ तक कोई सवाल है बेटा किसी का? मानव मौजूद है यहाँ पे? मानव बेटा आपको समझ में आ गया? देखिए मैं इसको अटेम्प्ट करके भेज सकता हूँ, लेकिन फिर एक फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप थोड़ा अटेम्प्ट करें चीजों को, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा मटीरियल। अच्छा जी, अब आते हैं जरा, मानव ने कहा सर ये वाला डी और ई भी समझा दें, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। कह रहा है कि साशा इज अ होटल मैनेजर, शी हैज 30 एम्प्लॉइज एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टीम वर्किंग। एप्लीकेशन क्या होती है फिर से बताएं, कोई इशू नहीं है, मैं एक मिनट माइक लगा दूं। देखिए बेटा, एप्लीकेशन के जो है ना कई मतलब है। एक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो सवाल में, यानी अगर सवाल स्पेसिफिक है, एक होता है सवाल जनरल के व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाईली मोटिवेटेड वर्कर, ये एक जनरल सवाल है। और एक होता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाईली मोटिवेटेड वर्कर्स टू आरसीएस, रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल, ये सवाल हो गया स्पेसिफिक। तो एप्लीकेशन का एक मतलब ये होता है कि जब भी आप आंसर दें एडवांटेजेस के, यानी एडवांटेज एम्प्लॉयज के बताएं, आप आरसीएस को सामने रखकर बताएं। आरसीएस एक स्कूल है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको सामने रखकर आंसर दें। एक तो ये होता है एप्लीकेशन का मतलब कि सवाल को रीड करें और अपने आंसर को स्पेसिफिक करें, एक तो ये हो गया मतलब। दूसरा, जब आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो कुछ रेफरेंसेस भी दें कि जिससे आपका सवाल लगे स्पेसिफिक। यानी जैसे आप लोग जब कंक्लूजन दे रहे थे ई पार्ट का, ये वाला पीस रेट वाला, तो आप सब लोगों ने एक बात बोली कि पीस रेट इसलिए अच्छा है, पीस रेट इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका लेबर टर्नओवर कम हो रहा है। अब लेबर टर्नओवर कम होना, ये आपने अपनी तरफ से निकाला है ये पॉइंट, ये आपने अपनी तरफ से नहीं निकाला। उसने यहाँ जो बिजनेस की बात की थी, आपने जो बिजनेस के ऊपर जाके देखा उसके हिसाब से आंसर दिया। एक होती है ये एप्लीकेशन, ठीक है ना, यहाँ तक मेरी बात आ रही है? तो एप्लीकेशन का एक मतलब ये होता है कि अगर सवाल स्पेसिफिक है तो अपने आंसर को स्पेसिफिक रखें, टॉपिक से हटे नहीं, ठीक है ना, एक तो मतलब ये होता है। दूसरा एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो केस स्टडी में इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जो केस स्टडी में बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट्स तो बताते हैं कि लेबर टर्नओवर ज्यादा है, बट फिगर्स नहीं बताते। देखिए 20 वर्कर है, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, वर्कर कम है, और 3 ऑफिस वर्कर हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे पता है क्या लिखते हैं, कुछ बच्चे ये लिखते हैं कि टाइम रेट अच्छा है ऑफिस वाले वर्कर के लिए, ऑफिस वाले वर्कर के लिए टाइम रेट अच्छा है, और जो 20 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके लिए पीस रेट अच्छा है, यानी उसको कॉम्बिनेशन निकालना चाहिए। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कंक्लूजन में। तो एक है अपने आंसर को स्पेसिफिक रखना, टॉपिक से हटना नहीं। दूसरा, केस स्टडी से फैक्ट एंड फिगर्स देना। अच्छा, अब जो सवाल आ रहा है ना ई पार्ट वाला, उसमें एप्लीकेशन कितनी नीड नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, एप्लीकेशन की एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने अपना आंसर स्पेसिफिक जरूर करना होगा। अगर वो क्योंकि वो आंसर में कोई ना कोई क्लू जरूर दे देता है कि जैसे मैंने कहा ना, पेमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, तो ऑल एम्प्लॉइज से मुराद सर्विस के एम्प्लॉय भी हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज भी हो जाएंगे, लीडिंग पोजीशन वाले भी होंगे, लोअर पोजीशन वाले भी होंगे, तो आपको अपने आंसर में हवाले जरूर देने हैं, ठीक है। तो ये जब मैं कराऊंगा ना आपको, सवाल खुद कराऊंगा, सामने रखूंगा, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, टाइम कम है। कह रहा है साशा एज अ होटल मैनेजर, शी हैज 30 एम्प्लॉइज एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टीम वर्किंग इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट: किचन, रेस्टोरेंट, होटल रिसेप्शन, हाउसकीपिंग। Two of the hotel receptionists have been started by Sasha in some aspect of hotel management. ठीक है, अच्छा जी, have been trained by, सॉरी, साशा ने क्या किया, 2 रिसेप्शनिस्ट को ट्रेन किया था। A modern hotel has recently opened 2 kilometers away. Sasha wants to improve the motivation of all the employees and is thinking of introducing a bonus. Sasha सोच रही है कि बोनस इंट्रोड्यूस करूं। She thinks it will make the hotel more profitable. अब इसका डी पार्ट है, एक्सप्लेन टू बेनिफिट टू द होटल ऑफ हैविंग वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। अब ये होटल को क्या फायदा होगा? अब इसका आंसर देने का तरीका है, पहले आप पॉइंट सोच लें कि वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज के क्या क्या फायदे होते हैं, आपने बहुत सारे सीखे थे। जी बेटा, याद है? वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज के फायदे याद है आप लोगों को?
सर लेस लेबर टर्नओवर ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी ठीक है, और मोर आउटपुट ठीक है, मुस्तफा मोर एफिशिएंसी ठीक है, अच्छा जी। अब इसको आंसर देने का तरीका क्या है? अब इसको आंसर देने का तरीका ये कि डी पार्ट का आप पहले पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे हाई प्रोडक्टिविटी, आप लिखेंगे हाई प्रोडक्टिविटी, आप क्या बोलेंगे? एज वर्कर्स आर वेल मोटिवेटेड, दे विल फील मोर हैप्पियर, दे विल बिकम मोर कमिटेड। अब इसको होटल के साथ लिंक करना है, दे विल प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द गेस्ट, ठीक है ना, सच एज हाउसकीपिंग सर्विस, सच एज रिसेप्शन सर्विस, सच एज रूम क्लीनिंग सर्विस, दे विल प्रोवाइड अ बेटर सर्विसेज टू द क्लाइंट, टू द गेस्ट, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका फायदा क्या होगा? दोज गेस्ट विल डू गुड वर्ड टू माउथ प्रमोशन, या दोज गेस्ट या दोज क्लाइंट हु आर, क्या नाम है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, अगर हम, क्या नाम है, अब हमारे वर्कर वेल मोटिवेटेड होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं, वो ज्यादा कमिटेड होंगे, वो ज्यादा हैप्पियर फील करेंगे। इससे क्या होगा? वो गेस्ट को अच्छी सर्विस देंगे, सच एज हाउसकीपिंग सर्विस, सच एज रूम क्लीनिंग सर्विस, जो भी है। इस सर्विस देने से क्या होगा? गेस्ट, क्या नाम है, आपकी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी, आपके बिजनेस का इमेज अच्छा होगा, और जो आपके एग्जिस्टिंग गेस्ट हैं ये इनकरेज करेंगे, ये इनवाइट करेंगे न्यू गेस्ट को कि आपके होटल को ट्राई करें, यानी हमारी होटल की सेल में क्या होगा? इजाफा होगा। रिव्यूज अच्छे देंगे, ये भी अच्छा पॉइंट है, गेस्ट रिव्यूज आपके अच्छे होंगे, ये अच्छा पॉइंट है। तो इफेक्ट जरूर बताना है, मैंने इफेक्ट बताया आपको कि प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्टिविटी से क्या मुराद है कि क्या नाम है, वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, सर्विस अच्छी देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिव्यूज अच्छे होंगे, आपके एग्जिस्टिंग गेस्ट इंकरेज करेंगे न्यू न्यू पीपल को कि वो आपके होटल को जरूर ट्राई करें, इससे आपकी सेल में इजाफा होगा। सर दूसरा बेनिफिट क्या होगा? लेबर टर्नओवर कम होगा, वर्कर लेस वर्कर विल लीव द जॉब। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, दिस मींस लेस वर्कर विल लीव द जॉब। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका क्या बेनिफिट होगा? जो भी आपका ओनर है साशा, he will she will not have to hire new employees, she will not have to hire new employees again and again। इससे क्या होगा? अगर वो बार बार नए नए एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगा तो इससे क्या होगा? उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचेगी, इससे क्या होगा? उसकी बिजनेस की रेपुटेशन भी अच्छी होगी। और जब वो न्यू एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगा, पुराने एम्प्लॉयज पर ही मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी कंट्रोल होगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट कहते हैं, जब भी हम नए एम्प्लॉयज को हायर करते हैं हमें ऐड देना होता है, हमें इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं, हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है, और हमें वेट करना पड़ता है उनकी फुल एफिशिएंसी का। तो ये अच्छा खासा लॉस है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है ट्रेनिंग पे, ऐड देने पे, रिक्रूटमेंट पे टाइम लगने पे। इन सब से हम बचेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, ई पार्ट पे। डू यू थिंक introducing a bonus is the best way to improve the motivation of the employees at the hotel? Justify your answer। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे आपके पेपर में, और पक्का एक साल भी आए, कि क्या वेज ही बेस्ट तरीका है वर्कर को मोटिवेट करने का? क्या फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही बेस्ट तरीका है वर्कर को मोटिवेट करने का? मतलब वो कोई ना कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड का नाम लेके बात करेगा कि डू यू थिंक वेज इज द बेस्ट मेथड, या वो बोलेगा बोनस इज द बेस्ट मेथड, या वो बोलेगा फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज द बेस्ट मेथड। इन सवालों का आंसर देने का तरीका ये है, यहाँ थ्योरीज रेफरेंस में देनी है आपने। मतलब अगर आप कहते हैं कि बोनस इज द बेस्ट वे, बोनस क्या है? फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड का सबसे ज्यादा जो, जिसने फेवर में आर्गुमेंट दिया ना, वो कौन था? टेलर। आप टेलर की थ्योरी को लिंक करें, एज as given by या as said by FW Taylor, as said by FW Taylor। आप बोलेंगे bonus is the best method because it, क्या नाम है it satisfy the physiological need as said by the FW Taylor। ये FW Taylor ने कहा था कि ये इंसान की मेन नीड है, इंसान की क्या नाम है मेन रिक्वायरमेंट है, और ये अल्टीमेट सेटिस्फाई करने वाली चीज ये है। तो आप रेफरेंस दे देंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं, बोनस सब कुछ नहीं होता, और भी नीड्स होती हैं। अब सोशल नीड्स होती हैं, एस्टीम नीड्स होती हैं, एज एज सेड बाय क्या नाम है मास्लो, एज सेड बाय मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो आपने, जो हमारे पास थ्योरीज है मोटिवेशन की, कभी भी किसी फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे कोई सवाल सेट हो जाए तो वहां पर अपनी थ्योरीज को लिंक करना है। तो इस सवाल को आंसर देने का तरीका क्या है? हमें बोलना चाहिए बोनस अच्छा है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वर्कर उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं, वर्कर की फिजियोलॉजी की नीड पूरी होती है, एज सेड बाय या एज फेवर्ड बाय, या क्या नाम है, जो भी आप जहन में आ रहा हो आप टेलर के साथ लिंक कर दें। फिर आप बताएं
कि बोनस सब कुछ नहीं होता, देयर वुड बी मेनी टाइप ऑफ वर्कर्स who would be paying sufficient amount of, who would be earning sufficient amount of money, who would be having sufficient amount of wages and salaries, so they cannot be motivated by just bonus. They would have social need, they would have esteem need, they would have self actualization as said by Maslow. आप मास्लो की थ्योरी के साथ लिंक कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कंक्लूजन कैसे देना है, इसका कंक्लूजन बताएं आप लोग, टाइम मेरे पास कम है। अगर स्क्रीन बंद हो जाए दोबारा लॉगिन हो जाना, ठीक है ना, स्क्रीन अगर बंद हो जाए दोबारा लॉगिन हो जाना।